जो है हमारा मेन न्यूज़ है गवर्नमेंट ऑपोजिशन स्पायर ओवर वंदे मातरम। ठीक है। तो सरकार और विपक्ष के बीच में वंदे मातरम को लेके बहस चल रही है। ठीक है। क्या कहें, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है ये कुछ पॉजिटिव है या टाइम पास है। सरकार जो है, खैर क्या कहें, चलिए इन लोगों ने चुना है सरकार को। क्रिप्टो ट्रेड्स क्रॉस्ड ₹51,000 इन 2024-25। तो क्रिप्टो करेंसीज में जो है ट्रांजैक्शन 51,000 से ज़्यादा हुआ लास्ट ईयर। ये एक न्यूज़ है। चलिए, वंदे मातरम इतना हाईलाइट में है तो इसको थोड़ा देख लेंगे। वंदे मातरम के बारे में जो फैक्ट्स हैं सॉन्ग के बारे में, ठीक है, उसको, हाँ, इतना ज़्यादा चर्चा में है तो इससे जुड़ा हुआ सवाल आपके पीटी में कुछ तो आ सकता है। उसके बाद पेज 2 पर आ जाइए। पेज 2 पर है मेन न्यूज़, दीपातून ऑर्डर इंडिया ब्लॉक एमपीज टू मूव मोशन टू इम्पीच एचसी जज। तो ये तमिलनाडु के एक हाई कोर्ट के जज को इम्पीच करने को लेके प्रोसेस चल रहा है। तो उसके बारे में आप जो है थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में देख लेंगे कि किसी जज को इम्पीच यानी उसके पोस्ट से हटाने के लिए क्या प्रोसीजर होता है। जैसे उसकी शुरुआत होती है कि कम से कम 100 लोकसभा के मेंबर्स का सिग्नेचर चाहिए शुरुआत करने के लिए कार्रवाई को। तो ये लोग उसमें लगे हुए हैं। तो इस आर्टिकल को, न्यूज़ को पढ़ लीजिएगा। लेफ्ट साइड में है, शेखावत इनॉग्रेट्स 3-day हॉर्नबिल फेस्टिवल इन नागालैंड। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है नागालैंड में, इसको देख लेंगे। बैल नहीं, हॉर्नबिल फेस्टिवल है। हॉर्नबिल एक चिड़िया होती है, तो वहाँ का वो आइडेंटिटी है हॉर्नबिल, बहुत बड़ी चोंच होती है उसकी। तो उसी के नाम पर वहाँ ये लोग अपना ट्राइबल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं नागालैंड में, हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है। फिर नीचे देखिए, एक उड़ीसा से न्यूज़ है थोड़ा डिस्टर्बिंग। ये हेडलेस बॉडी ऑफ वुमन स्पार्क्स अनरेस्ट बिटवीन उड़ीसा विलेजेस। उड़ीसा में जो है वहाँ कुछ गांव में आपस में बवाल हो गया है। और एक गांव, जिस देखिए, अबाउट 5,000 ट्राइबल विलेजर्स चार्ज्ड इनटू अ विलेज ऑफ बंगाली स्पीकिंग पीपल विथ वेपन्स एंड टॉर्च्ड हाउसेज ऑन संडे आफ्टरनून। तो 5,000 आदिवासी लोगों ने एक गांव में घुस के और वहाँ घरों में आग लगा दी। ठीक है। तो ये एक कल्चरल क्लैश हो रहा है उड़ीसा में।
ठीक है, बंगाली बोलने वाले लोगों और उड़िया लोगों में जो है। कि कहीं ना कहीं ये देखिए पॉलिटिशियंस के द्वारा नफरत फैलाई जा रही है। क्या बोले, तो ये देखिए उड़ीसा में जो है बांग्ला बोलने वाले लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है इस तरह का। और बगल में न्यूज़ है, देखिए आदित्यनाथ जो है ये कह रहे हैं यूपी सीएम आस्क्स रेसिडेंट्स टू रिमेन विजिलेंट अगेंस्ट इन्फिल्ट्रेटर्स, यानी कि बाहरी लोगों के खिलाफ सतर्क रहने कह रहे हैं। नेक्स्ट फेज 3 पर आते हैं। क्यों क्यों ऐसा क्यों? अच्छा अच्छा। हम्म। हम्म 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 हम्म। इसीलिए तो। हम्म इसीलिए वहाँ पर करता है। हम्म। हम्म। हाँ क्या करेगा, तो है ही। हम खुद यहाँ परेशान है, सामने सड़क है, इतना इरिटेशन होता है कि तो सुबह से सब गप करने यहाँ पर आ जाएगा दूध लेने और गप देता रहेगा 3-4 घंटा सब इतना। और लगेगा गप करेगा तो लगेगा झगड़ा कर रहा है, मतलब आराम से बात करे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो गप करेगा तो लगेगा कि झगड़ा हो चल रहा है कुछ। और उसमें हमको लगता है झगड़ा कर रहा है सब। ऊपर से वो तो है, फिर गाड़ियों की आवाज़ अलग, मंदिर का माइक लग जाए तो अलग उसका है सबका। देखिए यहाँ पर एक न्यूज़ है, SC टू हियर वोटर्स पिटिशन ऑन कर्नाटका CM's इलेक्शन। तो किसी वोटर ने कर्नाटका के CM के इलेक्शन को चैलेंज किया है कि ये जो है ये गलत तरीके से चुनाव हुआ है। और ठीक ऐसा ही केस हुआ था इंदिरा गांधी जी के समय, और इंदिरा गांधी जी के इलेक्शन को कैंसिल किया था
हाई कोर्ट के जज ने, जिसके बाद इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने। यहाँ भी ऐसा ही कुछ जो है, कर्नाटका के सिद्धारमैया जो हैं उनके इलेक्शन को चैलेंज किया है किसी वोटर ने, ये कहते हुए कि जो लॉ में जो प्रोविज़न है उसको उन्होंने वायलेट किया है। तो कुछ उन्होंने चुनाव के समय में जो है वो लोगों को कुछ बांटा होगा, जो मतलब स्कीम के तहत कुछ दिया होगा, तो उसको वो कह रहे हैं कि ये जो है मिसयूज़ है, वायलेशन है चुनाव के पहले इस तरह कुछ बांटना। खैर इसको देख लेंगे। एयरक्राफ्ट रिपेयर टेस्टिंग फैसिलिटी टू कम अप इन बेंगलुरु, लेफ्ट साइड में देखिए न्यूज़ है। तो बेंगलुरु में जो है, जैसा बहुत पहले बात हुआ था, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे थे, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की तो नहीं, लेकिन रिपेयर और टेस्टिंग का जो है वो फैसिलिटी डेवलप करने जा रही है कंपनीज। और नीचे है एपी गवर्नमेंट कंसल्ट्स एक्सपर्ट्स आफ्टर 9 सस्पेक्टेड स्क्रब टाइफस डेथ्स। तो यहाँ स्क्रब टाइफस कुछ है मेडिकल, इसको देख लीजिएगा। स्क्रब टाइफस क्या है? नेक्स्ट पेज पर आते हैं। चाइना इंडिया में टेंशन चल रहा है, और तो है ही। नीचे देखिए फिर न्यूज़ है नेक्स्ट पेज पर, ईडी इज अ रॉन्ग डूअर दैट कंडक्टेड इलीगल सर्चेस, टीएन टेल्स मद्रास हाई कोर्ट। तमिलनाडु सरकार ने जो है मद्रास हाई कोर्ट में कहा है कि ईडी जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये यहाँ पर इसने कसूरवार है और उसने गैर कानूनी ढंग से तलाशी ली है कई जगहों की। इस न्यूज़ को पढ़ लीजिएगा क्या है, क्या कहा जा रहा है। फिर बगल में न्यूज़ है, रिनाउंड सोशलिस्ट लीडर बाबा आधव passes away at 95, condolences pour in। तो सामाजिक नेता थे बाबा आधव, जो कि गुजर गए पूना में। हाँ, नहीं मर गए बाबा आमटे। तो देख लीजिएगा, पीटी में पूछ सकता है इनके बारे में। नेक्स्ट है बगल में, पुतिन्स इंडिया विजिट, चाइना सीक्स स्ट्रॉन्गर ट्राइलेटरल टाइज। पुतिन इंडिया आने वाले हैं, तो हाँ, उसको लेकर चाइना का स्टेटमेंट आया है। हाँ, तो आए हुए हैं ना, तो वही। अच्छा, कब आए? नहीं, मैं न्यूज़ अभी देख नहीं रहा था कुछ दिन से। तो खैर चाइना ने, हाँ अच्छा, तो चाइना ने वही उन्हीं के विज़िट को लेके कहा है कि चाइना
चाहता है कि तीनों देश के आपस में मजबूत संबंध हो, रसिया, चाइना और इंडिया। इसको लेके कुछ स्टेटमेंट आया है, इसको पढ़ लीजिएगा। एक्चुअली वहाँ शादी में गए थे ना, तो शादी से आके अभी भी माइंड नॉर्मल नहीं हुआ है। ये 3-4 दिन इतना ज़्यादा उसमें एंगेज थे शादी के कार्यक्रम में, इतने बहुत सारे लोगों से, परिवार से बहुत साल बाद भेंट हुआ, तो अभी पूरा ध्यान में उधर ही की चीज़ें चल रही हैं। हाँ खैर, आइए देखते हैं। हम्म वो वाइब्रेशन के कारण है, क्योंकि गाड़ियाँ आजकल बहुत हैवी जो है चल रही हैं रोड्स पे, और उनके क्या होता है कि जब वो चलती हैं उनके वाइब्रेशन से ज़मीन थोड़ा सा वाइब्रेट करती है। ठीक है, क्योंकि गाड़ियाँ, जैसे देखिए आपने शायद पढ़ा होगा कि पुल पर, जैसे साइंस में आपने कहीं पढ़ा होगा क्वेश्चन या कहीं, कि पुल पर जब सैनिक मार्च करते हैं तो उनको एक कदम मिला के चलने नहीं बल्कि कदम तोड़ के चलने कहा जाता है। नहीं पढ़े हैं? अच्छा ठीक है। होता क्या है एक्चुअली कि देखिए, जब भी कोई मूवमेंट होता है उससे कुछ वाइब्रेशंस पैदा होती है। जैसे हम ज़मीन पर अगर चलते हैं तो हमारे कदमों से जो है वो एक वाइब्रेशन निकलती है, पैदा होती है ज़मीन में। तो जैसे अब कई सारे सैनिक या टुकड़ी है जो पुल पर चल रही है मार्च करते हुए, तो उनके जो वाइब्रेशंस होते हैं वो आपस में मिक्स होते चले जाते हैं। ठीक है, और एडअप होते चले जाते हैं। तो उनका जो वाइब्रेशन, क्योंकि पुल जो है बहुत बल्कि नहीं होता है ना, पुल जो होता है वो लैंड के कंपैरिजन में काफ़ी हल्का होता है, तो वो उनका जो वाइब्रेशंस है, उनके कदमों की जो ताल से जो साउंड निकलता है, वाइब्रेशन निकलता है ज़मीन में, तो वो आपस में मिल के अगर टुकड़ी जैसे जा रही है 100, 150, 200 लोगों की, तो वो इतना वो हो सकता है पावरफुल कि वो पुल को तोड़ दे सकता है। हाँ, पुल टूट जा सकता है, मजबूत से मजबूत पुल। तो इसीलिए कभी भी सैनिक की टुकड़ी वगैरह जो चलती है, पहले चला करती थी, जैसे पैदल सैनिक जाते थे, तो उनको पुल वगैरह पर कदम मिला के चलने नहीं बोला जाता था। ठीक है, इसी को हम साउंड, जैसे वेव्स वगैरह जब आप +2 में पढ़ते हैं तो उसमें ये आप पढ़ते हैं, या मतलब 9th लेवल पर भी, हाई स्कूल में भी आता है ये चीज़, इतना तो बेसिक है। तो वेव्स आपस में क्या है, मिल के बड़ी वेव बनती, उनका मैग्नेट जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक वही चीज़ आपके घर के साथ हो रहा है कि जैसे गाड़ियां हैं, अब एक गाड़ी खाली गई तो पता नहीं चलता है, एक गाड़ी गई, दो, लेकिन गाड़ियां जब लगातार आ रही हैं, जा रही हैं, या एक साथ आ रही हैं, तो उनसे जो वाइब्रेशन होता है वो आपस में कंबाइन होता चला जाता है, और वो स्ट्रांग हो जाता है काफ़ी, जिसके कारण आपको घर में वाइब्रेशन जैसा फील होता है। समझ गए? तो ये कारण होता है कि गाड़ियों के आने जाने से उनका जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है रोड में, वो अगर कई गाड़ियां आ रही हैं एक साथ या आगे पीछे लाइन से आ रही हैं, तो उसमें उनका वाइब्रेशन कंबाइन हो जाता है और वो पावरफुल होता चला जाता है, जिसके कारण कि आपको अपने दूर घर में भी वाइब्रेशन फील होता है। नहीं, दिक्कत कोई नहीं होगा, लेकिन दिक्कत कोई नहीं होगा, और लेकिन वही है कि घर बनाते समय जैसे जो है रोड वगैरह के किनारे, तो उसमें फाउंडेशन थोड़ा मजबूत और पिलर वगैरह देना चाहिए। हाँ, तो ठीक है। हम्म
ठीक है, वो कोई मतलब आपने कहा कि दिक्कत होगा, उस पर मैंने कहा कि प्रिकॉशन होता है कि रोड वगैरह के किनारे थोड़ा फाउंडेशन और ये सब मजबूत देना चाहिए। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है, वो वाइब्रेशन तो देखिए फील होगा ही, कितना भी मजबूत देंगे, क्योंकि वो तो वाइब्रेशन ज़मीन में आएगा तो वो तो फील होगा ही, उससे कुछ होगा नहीं, मैंने कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल। तो और दूसरी बात है कि आजकल गाड़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं, बहुत हैवी लोड आता जाता है उन पे, तो उसका वाइब्रेशन तो फील होना ही है अगर हाईवे के किनारे है तो, और कोई बात नहीं है उसमें। नहीं नहीं नहीं, डैमेज कुछ नहीं होगा, डैमेज कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ वाइब्रेशन फील होगा, कम या ज़्यादा। हाँ देखिए, देखिए इसीलिए जो है ट्रेन वगैरह भी देखिए जब ब्रिज पर जाती है तो उसकी स्पीड बहुत कम कर दी जाती है। ध्यान दिए ना, ट्रेन वगैरह भी जब ब्रिज पर चलती है उसकी स्पीड बहुत कम कर दी जाती है, इसीलिए। हाँ, इसीलिए आधा नहीं, बहुत कम कर दिया जाता है, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के स्पीड से ट्रेन क्रॉस करती है, कई बार उससे भी स्लो, पहले तो और बहुत स्लो करती थी। क्योंकि उसका भी कारण है यही कि उसके व्हील्स का जो वाइब्रेशन होता है, खटर खटर जो आवाज़ एक होता है ना ट्रेन के चलने से, तो वो भी ब्रिज को तोड़ सकता है, समझ गए। इसीलिए एकदम धीमा कर दिया जाता है कि जिससे ज़्यादा वाइब्रेशन उसमें पैदा ना हो, क्योंकि स्पीड पर है तो वो जंप करती है थोड़ा सा व्हील्स, उससे वाइब्रेशन पैदा होता है। इसी कारण ब्रिजेस पर कितनी ही मजबूत ब्रिज हो उस पर स्पीड स्लो कर दिया जाता है बहुत ज़्यादा ट्रेन का। बिल्कुल बिल्कुल। क्या है? तो नीचे देखिए, अब इस पेज पर न्यूज़ है, मैतेई लॉ मेकर विजिट्स स्कार्ड कुकी विलेजेस। तो यहाँ देखिए, मैंने बताया था मणिपुर में जो इशू चल रहा है, तो दो ट्राइब्स के बीच में वहाँ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक है मैतेई ट्राइब और एक है कुकी ट्राइब। तो इन्हीं दोनों के बीच में वहाँ लड़ाई झगड़ा, कुछ गांव हैं जो मैतेई कम्युनिटी के लोग हैं वहाँ, और कुछ है जो कुकी लोग हैं, तो उनके बीच में ही इतना बवाल चल रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि वहाँ आइजक मुइवा एक लीडर है, तो उनके आने पर बवाल हो गया था, लोग नहीं चाह रहे थे कि वो आए, क्योंकि वो एक दूसरे कम्युनिटी के हैं और उनके आने से वहाँ का शांति बिगड़ सकता है। ठीक है, तो उसी से जुड़ा हुआ ये न्यूज़ है, इसको पढ़िएगा, देखिएगा क्या है वहाँ का फिर से मणिपुर और आसपास के स्टेट्स में। देखिए नेक्स्ट पेज पर है, अभी इंडिगो का इतना फ्लाइट डिस्टर्ब हुआ, तो हम लोग भी वहाँ थे, तो बहुत सारे गेस्ट जो थे वो फंस गए थे, उनका फ्लाइट वगैरह सब वो हो गया था। वो अब क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा उसको फॉलो नहीं किया, लेकिन उसमें कुछ उनका था कि जो उनका स्टाफ वगैरह जो है शायद स्ट्राइक पर चले गए थे, और जिसकी वजह से वो लोग का मैनेजमेंट गड़बड़ा गया फ्लाइट्स का। तो इनफैक्ट मेरा भी जो भांजा है वो शादी में नहीं आ पाया अपनी बहन के ही। हाँ हाँ, और इतना सब ये हो गए, क्योंकि एक्चुअली आईटी बॉम्बे में पढ़ता है। नहीं नहीं, तो वो नहीं नहीं बिल्कुल, एक्चुअली उस समय उसका प्लेसमेंट भी चल रहा था, तो शुरू में तो एक दिन प्लेसमेंट वगैरह कंपनी आई हुई थी एक दिन पहले, तो इसलिए नहीं आया, और फिर उसके बाद उसका हो गया था, और उसके बाद फिर वो 2-3 दिन कोशिश किया जो है टिकट लेके, लेकिन उसको फ़्लाइट नहीं मिल पाई, जो है मतलब फ़्लाइट आया ही नहीं वहाँ से,
और मतलब 25-25 हज़ार का भी टिकट लिया एक दिन, तो फिर 50,000 का भी दे रहा था, वो लेने गया, लेकिन स्टाफ ने बोला कि सर नहीं, फंस जाइएगा पैसा लेके, और उसका पैसा भी अभी कुछ रिफंड भी नहीं। मैंने एक्चुअली कानपुर के लिए चाहिए था, तो कानपुर के लिए इंडिगो का ही था फ्लाइट जो है, तो उसमें वो आ नहीं पाया फ्लाइट। हाँ हाँ, कानपुर में एयरपोर्ट है, बढ़िया है। हाँ ठीक है। तो और बहुत से लोग, मतलब बहुत से फॉरेन से भी आए हुए थे, बहुत सारे उसमें उसके, क्योंकि ये लोग यूके में ही, मेरी भांजी रहती है, हस्बैंड भी, लड़का जो है वो भी यूके का ही है, वहीं सेटल्ड है। हाँ हाँ, वो भी वहाँ, वो भी संजोग से यही फ्लाइट से ही जुड़ा हुआ कंपनी है, स्काई स्कैनर, उसमें जब। हाँ 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 हाँ, तो स्काई स्कैनर में है। हाँ, उसी में जॉब करता है। तो वो हम्म उसी में जॉब करता है। तो बहुत सारे स्टाफ। हाँ, इंजीनियर पोस्ट पर। नहीं, इंजीनियर नहीं, मैनेजमेंट करके है वो, उस मैनेज। हाँ हाँ, एमबीए किया हुआ वहीं से, यूके से ही करके फिर वहीं से पूरा। तो बहुत सारे मतलब फॉरेन से भी आए हुए थे गेस्ट, तो खैर उसी से जुड़, मतलब ये जो इंडिगो का इशू हुआ है उससे मास फ्लाइट कैंसिल है, और उसका रिफंड भी नहीं किया है, पता नहीं अभी तक। वो बोला कि हम बोले कि रिफंड तो करेगा, करना चाहिए, तो अभी तक तो किया नहीं है। ये लोग गए थे कई बार बात करने। तो उसी से जुड़ा हुआ ये है कि मिनिस्टर ब्लेम्स इंडिगो फॉर डिसरप्शंस, वाउज एक्शन। क्या हुआ, खैर उसी से जुड़ा हुआ और भी न्यूज़ है अगल बगल। देन नेक्स्ट है, आरएस राज्यसभा पासेस बिल टू इम्पोज सेस ऑन पान मसाला यूनिट्स। अब ये भी देखिए, पान मसाला का बात है, वहाँ हम कानपुर गए हुए थे, वहीं ये सारा कंपनीज हैं पान मसाला का, जो है बात भी चल रहा था। तो पान मसाला बेचने पर सेस लगाने की बिल पास कर दिया राज्यसभा ने, ठीक है, जो कि सही है। और तो इसमें देखिएगा कि सेस क्या है, क्यों लगाते हैं, बताया था आपको मैंने, और यहाँ पर क्या, किस चीज़ के लिए सेस लगा रहे हैं। नेक्स्ट है बगल में, अपोजिशन स्लैम्स बीजेपी, सेज नेशनल सॉन्ग वाज यूज्ड टू यूनाइट पीपल ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल। तो यहाँ देखिए फोटोग्राफ में आगे अखिलेश यादव, पीछे उनकी पत्नी बैठी हुई हैं, अच्छा जोड़ी लग रहा है। तो नहीं नहीं, अलग अलग पार्टी से नहीं। एक तो ये जो है कहना है इनका कि नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम जो है, ये लोगों को जोड़ने का काम करता था, और आज उसको तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। खैर इनका भी कहना सही है यहाँ तक तो। नेक्स्ट है नीचे, बायस अगेंस्ट ओबीसीज मस्ट बी काउंटेड एज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, पैनल अर्जेस यूजीसी। तो एक पैनल जो बना है, उसका उसका स्टेटमेंट है कि ओबीसी के खिलाफ जो बायस है किसी के मन में, अधिकारियों के, सरकारी कर्मचारियों के मन में, तो ये जो है, इसको हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हमें इसको
मानना चाहिए। और फिर यहाँ देखिए बोल्ड में है कि री इवेलुएट EWS कोटा इन एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर लेवल अपॉइंटमेंट्स, इट टेल्स गवर्नमेंट। तो इसने सरकार से कहा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लेवल का जो अपॉइंटमेंट हो रहा है या होता है उसमें EWS कोटा को फिर से हमें उसको फिक्स करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ वही इन सब के अपॉइंटमेंट में कुछ OBCs को लेके उनके खिलाफ बायस होता है, तो वो जो है उसको हमें एक मानना चाहिए कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। नेक्स्ट पेज में देखेंगे न्यूज़ है, फायर काउंट गिव्स अ स्क्यूड पिक्चर ऑफ स्टबल बर्निंग। ये कह रहे हैं कि एक रिसर्च कंपनी है जो खेतों में आग लगाने को लेकर रिसर्च कर रही है, तो उसमें उसका कहना है कि अगर हम फायर्स को काउंट कर रहे हैं तो उससे हमें सही आइडिया नहीं मिल रहा है। ठीक है, कि कितना पराली जलाई जा रही है। स्टबल दिया था, स्टबल दिया हुआ था। हम्म उसको हे कहते हैं कहीं, हे हे भी कहते हैं, और उसको जो है ये और एक आध वर्ड है कुछ यूज में आता है। दूसरा देखिए, सोनम वांगचुक जो लद्दाख के एक्टिविस्ट है उसका केस जो है चल रहा है अभी हाईलाइट में। हाउस पैनल आस्क्स UGC टू कंसिडर रिकॉग्नाइजिंग वांगचुक्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स जो है ये इंस्टीट्यूट है जो कि सोनम वांगचुक ने वहाँ शुरू किया है, जो कि इनको गिरफ्तार किया हुआ है। बगल में देखिए न्यूज़ है, सेंटर अपोजेज पिटिशन बाय क्लाइमेट एक्टिविस्ट फॉर ऑनलाइन एक्सेस टू हियरिंग इन टॉप कोर्ट। तो ये सोनम वांगचुक ने पिटिशन किया था कि जो है वो अपना जो उसका केस का सुनवाई चल रहा है उसको वो ऑनलाइन देख सके जेल से। तो ये एक्चुअली क्लाइमेट इश्यूज को उठा रहे हैं। लद्दाख में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि वहाँ जैसे डेवलपमेंट वर्क्स हो रहे हैं, होटल बन रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं, ये सब होता है। तो उसको लेके बीजेपी ने एक तरह से, सरकार ने उनको जेल में डाल दिया है। ठीक है, तो अभी देखिए जैसे बिहार में हुआ, RK सिंह जो हैं, राजकुमार सिंह, बीजेपी के नेता, उनको बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया। बीच में बहुत हाईलाइट हुए थे वो, और मंत्री भी रहे थे केंद्र में, IAS थे पहले, यहाँ बहुत टाइट IAS के रूप में जाने जाते थे बिहार में। बिहार के चीफ सेक्रेटरी हुए, होम सेक्रेटरी, फिर सेंटर में भी होम सेक्रेटरी हुए इंडिया के।
उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए थे पॉलिटिक्स में, और बीजेपी ने जीते भी थे आरा से, और उसके बाद मिनिस्टर भी रहे थे। अभी उन्होंने भागलपुर में ज़मीन जो दिया नीतीश जी ने अडानी को 1 रुपया के रेंट पर, उस पर उन्होंने सवाल उठाया था कि ये गलत किया है, इससे बहुत हज़ारों करोड़ का बिहार को नुकसान होगा। और वहीं अडानी के मामले को लेके उनको पार्टी से चुनाव होते ही निकाल दिया गया। चुनाव तक वो लोग शांत रहे, और चुनाव जीतने के बाद फिर उनको निकाल दिया गया। कारण ये था कि देखिए, जैसे कि मैंने शायद बताया था आपको कि अडानी जो है वहाँ पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं भागलपुर के बाहर पीरपैंती में। तो पावर प्लांट लगाने में बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है, और बिहार में अब तक कोई आया नहीं है बाहर से दूसरे प्राइवेट कंपनी लगाने के लिए। तो अगर कोई लगा रहा है तो उसको जैसे ज़मीन जो है वो मात्र 1 रुपये के कॉस्ट पे दे दिया गया है लीज पर। और दूसरे है कि जो प्राइस रखा गया है तो वो 6 रुपये यूनिट जो है वो बिहार सरकार को बिजली देगा। तो प्राइस पर भी था उनका, जो आर.के. सिंह का कहना था कि 2 रुपये यूनिट देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर है कि नीतीश कुमार जी का सोच है कि भाई इंडस्ट्री लगना ज़रूरी है हमारे राज्य में, तभी डेवलपमेंट होगा। तो इंडस्ट्री, अब कोई भी आपको हज़ारों करोड़ रुपया लगता है पावर प्लांट ये सब लगाने में, क्यों लगाएगा? क्यों कोई इतना पैसा लगाएगा अगर उसको पैसा से फ़ायदा नहीं होगा? तो अडानी जो है यहाँ समाज सेवा करने तो आ नहीं रहे हैं, अपना फ़ायदा कमाने आ रहे हैं। अब वो 2 रुपये यूनिट बिजली देंगे तो फ़ायदा कहाँ से कमाएंगे? तो इसलिए अच्छा, दूसरी तरफ नीतीश कुमार का ये मुझे लगता है उनकी सोच थी कि भाई अब देखिए, केंद्र सरकार उनको 10 रुपये यूनिट बिजली दे रहा है। केंद्र सरकार जो है वो 10 रुपये यूनिट बिजली दे रहा है, जो कि बहुत महंगा पड़ रहा है। उसके लिए उनको हर साल लगभग 7-8 हज़ार करोड़ खर्च करना पड़ रहा है अननेसेसरी अपने तरफ से, ताकि लोगों का बिजली का रेट ना बढ़े। क्योंकि वो लोगों से मात्र कुछ लोगों से जो है वो 3-4 रुपये ले रहे हैं, और बाकी लोगों से 6-7-8 रुपये वसूल रहे हैं, जबकि उनको देना पड़ रहा है पर यूनिट 10 रुपये सेंटर को। क्योंकि बिहार में पावर प्लांट ज़्यादा नहीं है, और पावर प्रोडक्शन जितना ज़रूरत है उससे बहुत कम है। तो अब अडानी ऐसे में प्लांट लगा रहे हैं तो उनको कुछ तो फ़ायदा देना ही पड़ेगा। तो उसके लिए जो है, तो उनको ज़मीन जो है फ्री के भाव अभी दे दी गई, मतलब लीज़ पर ही दिया गया है वो काफ़ी सालों के लिए। लेकिन और दूसरा है कि बिजली का रेट की बात थी, तो वो 6 रुपये पर, तो कि भाई कम से कम 4 रुपया तो सस्ता दे रहा है केंद्र सरकार से, तो उसको पास कर, जबकि उसी के खिलाफ आवाज़ उठाए थे आर.के. सिंह, तो उनको हटा दिया गया। तो देखिए, उसी तरह का काम यहाँ सोनम वांगचुक भी कर रहा है कि इनका ये है कि भाई लद्दाख के क्लाइमेट को जो है डेवलपमेंट के कारण वो प्रभाव अफेक्ट हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो एक तरफ बात होती है क्लाइमेट और इन सब चीज़ों की, जैसे वहाँ उन्होंने आर.के. सिंह ने उठाया था बात कि भाई सस्ती होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बात है कि ये भी तो देखिए कि लोगों को डेवलपमेंट चाहिए। लोग चाहते हैं कि भाई हर जगह जो है, क्योंकि अब लद्दाख लोग जाते हैं, लद्दाख में अक्सर ये दिक्कत है कि वहाँ बढ़िया होटल वगैरह ज़्यादा नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं हुआ है और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वर्क हुआ नहीं है। तो वही बात है, तो कहने का मतलब है कि बंद रहता है क्योंकि बर्फ़ पड़ा रहता है। तो अब वहाँ जो है अगर कुछ डेवलपमेंट होगा तब ना लोगों का आना जाना होगा, तो उससे जो है वहाँ डेवलपमेंट होगा।
तो टूरिस्ट स्पॉट कैसे डेवलप होते हैं? अब बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट हैं जहाँ फैसिलिटीज़ डेवलप नहीं होती, तो लोग जा नहीं पाते हैं, एंजॉय नहीं कर पाते हैं। वो चाहते हैं कि वहाँ उनको रुकने का फैसिलिटी मिले, वहाँ उनको एयरपोर्ट मिले, वहाँ उनको ट्रेन से कनेक्टिविटी मिले, वहाँ उनको और भी तरह के एंटरटेनमेंट सर्विसेज या जो है फैसिलिटीज़ मिले। तो जाते हैं लोग, एंजॉय करते हैं। तो इसलिए वो डेवलपमेंट करना भी ज़रूरी होता है। और तो वो, लेकिन वो डेवलपमेंट के कुछ कॉस्ट होते हैं। डेवलपमेंट करने से कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट पर असर पड़ता है, पेड़ कटते हैं, ठीक है, वहाँ का इकोलॉजी डिस्टर्ब होता है, टेम्परेचर राइज करता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है हमेशा, ठीक है। डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट, इसमें हमेशा से एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है। अगर आप डेवलपमेंट करिएगा तो एनवायरनमेंट का नुकसान पहुंचेगा, एनवायरनमेंट बचाना चाहिएगा तो डेवलपमेंट नहीं होगा। लोगों को डेवलपमेंट भी चाहिए, सबको चाहिए कि अच्छी सड़कें हों, अच्छे होटल्स हों, अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स हों, अच्छी फैसिलिटीज़ हों वहाँ पर। तो वही इशू चल रहा है। सोनम वांगचुक कहीं ना कहीं क्लाइमेट को पकड़े हुए हैं, और सरकार देख रही है कि भाई लोगों का डिमांड है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट होगा तो वहाँ इनकम भी होगा सरकार को भी और लोगों को भी। तो इसीलिए उसको कुछ कुछ बहाना करके जेल में डाल दिया है, सोनम वांगचुक को, ताकि ठंडाएं थोड़ा। तो ऐसा बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इस मामले में काफ़ी समझदारी दिखाई थी, और कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं रोक देता था प्रोजेक्ट्स को अगर उनका एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिला है। लेकिन बीजेपी जो है डेवलपमेंट के चक्कर में जो है बहुत ज़्यादा एनवायरमेंट इन सब को नेगलेक्ट कर रही है। तो देखिए, अब ये समझने और लोगों की बात है। आगे आते हैं नेक्स्ट पेज, साइंस पे। देखिए, फॉसिल्स जीनोम्स प्रोवाइड कॉन्फ्लिक्टिंग डेटा इन डिबेट ऑन मॉस्किटोज ओरिजिन्स। तो यहाँ देखिए, कहीं ना कहीं आपका जीनोम, जीन्स के स्टडी की बात है। यहाँ कहा जा रहा है कि फॉसिल्स, फॉसिल्स क्या होता है, जो बहुत लंबे समय तक प्रिजर्व होकर रह जाते हैं, किसी चीज़ के रिमेन्स। तो एक तो फॉसिल्स और जीनोम्स यानी जीन्स का स्टडी जब किया जा रहा है, तो उससे जो डेटा निकल के आ रहा है कि आखिर ये मच्छर का ओरिजिन कैसे हुआ, मॉस्किटोज का ओरिजिन कैसे हुआ, इसको लेके कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रहे हैं। खैर, तो हमें यहाँ समझना है कि ये क्या स्टडीज़ हो रहा है, फॉसिल से कैसे क्या स्टडी किया जा रहा है, जीन्स से कैसे हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ हमें समझना होगा। और फिर नीचे क्विज़ है, साइंस क्विज़, फाइटिंग बैक अगेंस्ट डिजीजेस। तो डिजीजेस से जुड़ा हुआ ये आपका क्विज़ है, इसको ज़रूर देखेंगे, ठीक है। डिजीजेस से जुड़ा हुआ क्विज़ है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, एडिटोरियल है। तो फर्स्ट एडिटोरियल है प्रूडेंट एक्शन। ये आरबीआई के जो है एक्शन से जुड़ा हुआ है, जिसमें उसने इंटरेस्ट रेट्स को कम किया है। और बगल में ये आर्टिकल है,
Democracy's paradox, the chosen people of the state. तो ये जो है, जो चल रहा है देश में, वोटर रिवीजन, वोटर लिस्ट का जो रिवीजन SIR चल रहा है, और जो सिटीजनशिप को लेके ये चल रहा है, उस पर ये आर्टिकल लिखा हुआ है। इसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और नीचे है द रियल स्टोरी ऑफ इंडिया रशिया समिट, ये भी पढ़ना चाहिए, इंडिया और रशिया के बीच में क्या चल रहा है। नेक्स्ट पेज पर देखिए, चाइनीज़ कंसल जनरल ने लिखा है न्यू स्टेप इन ड्रैगन एलिफेंट टैंगो। ड्रैगन जो कि चाइना को रिप्रेजेंट करता है, एलिफेंट जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कह रहे हैं कि ड्रैगन और एलिफेंट का जो साथ है, यानी इंडिया चाइना का जो साथ है, उसमें एक नया कदम उठाया जा रहा है। तो इसको भी पढ़ना चाहिए, चाइना के बारे में दिया हुआ है, कैसे चाइना ने अभी डेवलपमेंट किया है। नीचे AI पर है, और छोड़ दीजिए उसको। आगे है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, पेज 10 पर। हाउ कैन इंडिया बेनिफिट फ्रॉम न्यूरो टेक्नोलॉजी। ठीक है, न्यूरो टेक्नोलॉजी। तो ये जो है, पढ़िए न्यूरो टेक्नोलॉजी क्या है, क्या उसके यूज़ हैं। और नीचे है व्हाट इज़ इंडिया पोस्ट ध्रुव फ्रेमवर्क। तो ध्रुव क्या है, इंडिया पोस्ट यानी जो हमारा पोस्टल सिस्टम है, वो इस टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ कर रहा है, उसको भी पढ़ने की चीज़ है। नेक्स्ट पेज पर देखिए है ऑन जूज एंड मैग्नेट्स, द फिजिक्स बिहाइंड साउंड्स। तो यहाँ देखिए साउंड के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, कैसे कैसे साउंड जनरेट होता है, और अलग अलग तरह के साउंड के बारे में इसको पढ़िएगा। इसमें साइंस का बहुत सारा फैक्ट्स आपको मिलेगा। और नीचे है डेली क्विज़, तो क्विज़ को भी जो है इसको देखिएगा। नेक्स्ट है बिजनेस पेज, न्यूज़ है, देखिए 7 states contribute more to total taxes than their share from devolutions। 7 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि जहाँ से टैक्स कलेक्शन जो है ज़्यादा है, बजाय जितने उनको टैक्स मिलता है सेंटर से, उसके बजाय 7 स्टेट्स हैं जहाँ से टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होता है, लेकिन उस स्टेट को जो टैक्स मिलता है वो उससे कम है। ठीक है, तो ये देखिए टैक्सेस का जो डिवोल्यूशन होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, उससे जुड़ा हुआ ये न्यूज़ है, इसको पढ़िएगा। और बीच में नीचे फ़ोटो है, फ़ोटो के बगल में न्यूज़ है लेफ्ट साइड में। इंडियाज़ फ्यूल डिमांड हिट 6 month पीक इन नवंबर। तो 6 महीनों का सबसे हाईएस्ट डिमांड अभी नवंबर में फ्यूल का, इंडिया का। तो ये देखिए फ्यूल कंजम्पशन इतना क्यों हो रहा है, क्या है, इसको पढ़िएगा। और बगल में है क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस क्रॉस्ड ₹51,000 करोड़
in 2024-25. नेक्स्ट पेज पर आते हैं बिजनेस। सिलिकॉन वैली बैक्ड डिफेंस फर्म्स फेस ग्रोइंग पेन्स आफ्टर हॉट स्ट्रीक। तो ये डिफेंस कंपनीज के बारे में थोड़ा सा दिया है कि कैसे उनको दिक्कत हो रही है अपना प्रोडक्शन बढ़ाने में। तो क्या दिक्कतें आ रही हैं इसको देखिए, क्योंकि डिफेंस हमारे यहाँ भी कंपनीज कुछ काम शुरू किए हैं। इसके बाद वर्ल्ड पर आते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए थाईलैंड और कंबोडिया में भी कुछ चल रहा है टेंशन। सेवरल फ्ली आफ्टर थाईलैंड लॉन्चेस एयर स्ट्राइक्स अलोंग कंबोडिया बॉर्डर। तो कंबोडिया पर कुछ जो है एयर स्ट्राइक किया है थाईलैंड ने बॉर्डर के आसपास। और इधर है जेलेंस्की मीट्स यूरोपियन पार्टनर्स, सीक्स कन्वर्जेंस विथ यूएस ऑन ट्रूस। तो इधर अब जेलेंस्की शांति करने के मूड में आ गए हैं। और नीचे पाकिस्तान के आर्मी चीफ का स्टेटमेंट है कि आवर रिस्पॉन्स टू एग्रेशन विल बी स्विफ्ट एंड सीवियर, सेज पाकिस्तान्स ट्राई सर्विसेज चीफ। जनरल मुनीर जो हैं उनका कहना है कि अगर हम पर कोई अटैक करेगा तो उसका हम तुरंत जवाब देंगे। इधर नीचे चाइना ने स्टेटमेंट दिया है, विल डिफेंड सॉवरेंटी ओवर ताइवान। चाइना ने कहा है कि ताइवान पर जो उनका कंट्रोल है वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे किसी से भी। ठीक है, बाकी सब तो चलिए, तो हिंदू हो गया। ये हिस्ट्री पर हम लोग आते हैं। अच्छा, कुतुब मीनार हम लोग नहीं किए थे।
कुतुब मीनार को देख लेते हैं। देखिए, तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में हमने देख लिया था कि पहला जो मस्जिद जो बनाया गया वो कुव्वत उल इस्लाम था, जो कि कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में ही बना हुआ है। अब कुतुब मीनार के बारे में देखते हैं। देखिए, कुतुब मीनार इस्लामी शक्ति का प्रतीक। तो कुतुब मीनार जो है ये बनवाया गया था इस्लामिक जो यहाँ रूल चल रहा था दिल्ली सल्तनत, उसकी ताकत को दिखलाने के लिए। तो इसीलिए इतना ऊंचा कुतुब मीनार के नाम से एक बनाया गया था। देखिए, कुतुब मीनार तुर्कों की भव्य इमारत कुतुब मीनार है। उस समय जो तुर्कों का शासन चल रहा था दिल्ली सल्तनत में, तो उनका जो है ग्रैंड जो उनका मेमोरेबल मॉन्यूमेंट है वो है कुतुब मीनार। इसका निर्माण दिल्ली सल्तनत के संस्थापक फाउंडर जो था दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू करवाया गया। तो इसका कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसलिए कुतुब मीनार नाम दिया था इसका। मीनार होता है मिनरेट, कोई ऊंची बिल्डिंग को मीनार कहते हैं। कुतुब ने बनवाया था इसलिए कुतुब मीनार। उसने इसे सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाना शुरू। अच्छा, कुतुबुद्दीन भी यहाँ पर हैं जो उनके याद में बनवाया गया। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में बनवाना शुरू किया। तो ये में एक याद करने का फैक्ट है कि किसके लिए बनवाया गया, किसकी याद में बनवाया गया, तो सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में बनाया था। यह 5 मंजिल की इमारत है, ठीक है, 5 स्टोरेड है इसमें, जिसकी कुल ऊंचाई 73 मीटर है। कुल ऊंचाई इसकी 73 मीटर्स है, 73 मीटर्स, जो कि लगभग जो आप समझ लीजिए कि 225 फीट के आसपास हो जाता है। पहली मंजिल ऐबक द्वारा बनवाया गया था। इसका फर्स्ट जो स्टोरी है नीचे वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अगली 3 मंजिल इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में बनवाया, ठीक है, और बाकी ऊपर की उसके ऊपर की 3 मंजिल वो इल्तुतमिश ने 1229 में बनवाया था। इस मीनार का शीर्ष वज्रपात या बिजली गिरने के कारण टूट गया था, और इसका जो टॉप है वो डैमेज हो गया था लाइटनिंग से जो है। जिसकी मरम्मत फिरोज तुगलक ने करवाया। तो इसका रिपेयर जो है फिर फिरोज तुगलक ने करवाया था। ये एक एक फैक्ट याद रखना है कुतुब मीनार का, कि बनवाना शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसको कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने, और उसका टॉप डैमेज हो गया था तो फिर रिपेयर करवाया था फिरोज तुगलक ने, और उसमें एक मंजिल और जोड़ा था। अंतिम जो है 5वां मंजिल वो फिरोज तुगलक ने इसमें एक मंजिल और जोड़ा। हाँ, फिरोज शाह तुगलक। इसका मुख्य आकर्षण इसके छज्जे हैं जो मीनार से जुड़े हुए हैं। तो इसका जो एक बाउंड वो बाहर निकला रहता है छज्जा, तो वो जो है इसका बहुत सुंदर बना हुआ है। लाल और सफ़ेद बालू पत्थर सैंडस्टोन, रेड एंड वाइट सैंडस्टोन तथा संगमरमर, तो सैंडस्टोन और मार्बल का यूज़ किया है इसमें। कुतुब मीनार, हाँ मिलता है। हाँ, कुतुब मीनार का निर्माण इस्लामी शैली में हुआ, और ये जो है इस्लामी स्टाइल में ये बनाया गया था। तो मेहराब के वैज्ञानिक विधि का पहली बार प्रयोग कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार अलाई दरवाज़ा में देखते हैं,
ठीक है। तो पहली बार साइंटिफिक तरीके से मेहराब यानी आर्च, आर्च कल मैंने बताया था आर्च, तो वो वहाँ आप देख सकते हैं कुतुब मीनार के, एक मिनट, हाँ, कुतुब मीनार के बगल में जो फोटो है तो उसमें आप देख सकते हैं, मैंने दिखाया था, ठीक है। तो अलाई दरवाज़ा जो है वहीं पर बना हुआ है ये, और उसमें आप अलाई दरवाज़ा में आप देख सकते हैं जो मैंने बताया था आपको कल कि जो आर्च है, गेट है, उसके ऊपर जो कर्व्ड बनाया गया है वो आर्च, उसको मेहराब कहते हैं। तो ये अलाई दरवाज़ा में पहली बार हम देखते हैं कुतुब जो आर्च का यानी मेहराब का इस्तेमाल किया गया। यह कुतुब मीनार परिसर में ही स्थित है। अलाई दरवाज़ा जो है वहीं कुतुब मीनार के बगल में, उसी एरिया में है, उसी एरिया के, उसी के कॉम्प्लेक्स में, उसी के बगल में ही। इस्लामी शैली के मेहराब के निर्माण के लिए यह इमारत भारत में प्रसिद्ध है। तो वहाँ जो है ये जो आर्च है बड़े अच्छे ढंग से बनाया गया है, और ये उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस्लामिक स्टाइल के आर्च का। तुगलक कालीन स्थापत्य में गयासुद्दीन का मकबरा एक नई शैली की ओर संकेत करता है। देखिए ऊपर जो है यहाँ इसी पेज पर गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा जो तुगलकाबाद में है, तो ये जो है देखिए कि इसमें थोड़ा सा अलग स्टाइल अडॉप्ट किया गया, ठीक है। तुगलक मतलब तुगलक जब शासन किए, तुगलक डायनेस्टी, तो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा बनवाया जो कि थोड़ा डिफरेंट स्टाइल पहले से हुआ। इसमें भारतीय और इस्लामिक शैलियों का सुंदर एवं संतुलित समावेश हुआ है। इसमें जो है आपका इंडियन और इस्लामिक, इंडो इस्लामिक उसको बोलते हैं, दोनों का कंबाइन करके तरीका यूज़ किया गया। इसलिए देखिए यहाँ जैसे इंडिया में जो है रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म पर बनाते हैं, वैसे उस तरह से बनाया गया है, और उसमें आर्च और डोम का यूज़ किया गया है। तुगलक काल में भवनों का निर्माण बड़े पैमाने पर हुआ। इस काल की इमारत ऊंचे चबूतरे पर और गुंबद संगमरमर का बनाया गया। तो देखिए इसमें तुगलक में क्या इंडियो स्टाइल क्या यूज़ किया इंडिया से, कि चबूतरे पर रेक्टेंगुलर फाउंडेशन पर, और उसमें इस्लामिक स्टाइल आर्च एंड डोम का यूज़ करके बनाया। दिल्ली सल्तनत के कमज़ोर होने के साथ साथ वहाँ के कलाकारों का अन्य क्षेत्रों में पलायन हुआ। तो जब दिल्ली सल्तनत धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगा तो वहाँ के जो आर्टिस्ट भी थे वो दूसरे एरिया में जाने लग गए। वहाँ स्थानीय शासकों ने, जिनका उदय सल्तनत काल के पतन के बाद हुआ, इन्हें संरक्षण प्रदान किया। तो वहाँ फिर जो है दिल्ली सल्तनत के बाद जो लोकल रीजनल स्टेट्स ग्रो किए, तो उन्होंने फिर इन आर्टिस्ट्स को जो है सपोर्ट किया। ठीक, इन राज्यों में स्थानीय विशेषताओं को ग्रहण कर स्थापत्य कला का काफ़ी विकास किया गया। तो इन स्टेट्स में वहाँ की जो स्पेशलिटीज़ थी उसको कंबाइन किया गया, और आर्किटेक्चर और स्टाइल, आर्ट कल्चर का स्टाइल डेवलप किया गया। ऐसे स्थानीय राज्य जिसने कला का बहुत संरक्षण दिया वे थे गुजरात, बंगाल, जौनपुर और मालवा। तो जिन स्टेट्स में आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर्स, इन सब को बहुत जो है प्रमोट किया गया वो थे गुजरात, बंगाल, जौनपुर और मालवा। तो नीचे है देखिए, आप यह जानते होंगे कि 12वीं शताब्दी में बिहार में तुर्कों का अधिकार हो गया था। इसके बाद बिहार में भी तुर्क अफगान शैली में इमारतों का निर्माण शुरू हुआ। तो बिहार में भी तुर्कों का अधिकार हो गया था।
तो अब बिहार में भी तुर्क अफ़गान शैली यानी टर्किश अफ़गान स्टाइल में बिल्डिंग्स बनने शुरू हो गए। इनमें जो शुरुआत में जो ऐसी बिल्डिंग्स बनी उनमें है बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा। तो बिहार शरीफ में है मलिक इब्राहिम या उसको मलिक बया भी कहते हैं, उसका जो मकबरा है, मौजोलियम इंग्लिश में, बिहार शरीफ में। और तेलहड़ा का मस्जिद, तेलहड़ा का मस्जिद और बेगुह जाम की मस्जिद, तो ये तीनों जो है ये शुरुआती एग्जाम्पल्स हैं जो तुर्क अफ़गान शैली यानी टर्को अफ़गान स्टाइल इंग्लिश में लिखता है। और यहाँ देखिए अटाला मस्जिद जौनपुर की फ़ोटो दिया हुआ। देखिए अभी आपने पढ़ा कि जौनपुर में आर्ट एंड आर्किटेक्चर को काफ़ी प्रमोट किया, तो यहाँ जौनपुर का अटाला मस्जिद, तो अटाला मस्जिद आपसे पूछेगा ये सब फ़ोटो दिया हुआ है कहाँ है, क्या है, ये सब याद रखना है। उसके बाद देखिए मलिक बया का मकबरा, उसका डिस्क्रिप्शन है कि बिहार में तुर्क काल की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बिहार शरीफ स्थित मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा है। तो बिहार शरीफ में मलिक इब्राहिम या मलिक बया का मकबरा सबसे इम्पोर्टेंट टर्किश जो है आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है। इसका निर्माण 1353 ईस्वी में हुआ, 1353 में इसे बनाया गया। इस पर दिल्ली की तुगलक शैली का प्रभाव है। तो दिल्ली में जो उस समय तुगलक स्टाइल चल रहा था, यानी तुगलक डायनेस्टी के समय जो आपने अभी पीछे देखा जिस तरह से चल रहा था, उसी तरह का स्टाइल यहाँ भी बनाया गया। इसकी प्रेरणा गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे से ली गई है। अभी आपने जो देखा गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा वैसा ही बनाया गया। इसमें ढलवां दीवारें और गुंबद बनाया गया है। तो इसमें जो है स्लोपिंग वॉल्स और एक डोम बनाया गया है। इसका निर्माण ईंटों से हुआ है। मलिक इब्राहिम प्रसिद्ध सूफी संत थे, तो ये जो है ब्रिक्स से बना हुआ है। मलिक इब्राहिम जो थे वो फेमस उस समय सूफी संत थे, ठीक है। इस मकबरे का निर्माण इनके लड़के सैयद दाऊद द्वारा किया गया था। तो उनका जो मकबरा है किसने बनवाया था, उनका जो लड़का था सैयद दाऊद, उन्होंने बनवाया था। तो ये देखिए कई सारे फैक्ट्स मिल गए आपको बिहार शरीफ के जो मलिक इब्राहिम का मकबरा है उससे जुड़ा हुआ। देखिए स्थापत्य कला के विकास के तृतीय भाग के अंतर्गत, अब देखिए हम लोग दो फेज देख लिए आर्किटेक्चर के डेवलपमेंट का। फर्स्ट फेज था जब 6th से 12th सेंचुरी तक जो कंस्ट्रक्शन हुए टेम्पल्स के। सेकंड फेज आपने देखा जो है वो 12th से जो है आगे 18th सेंचुरी तक जो मॉस्क बने, या पहले 14th सेंचुरी तक जो है शुरुआत में बने, यानी सल्तनत पीरियड में जो बने। और थर्ड फेज अब हम जो मुगल्स के समय जो बने उनको ले रहे हैं। तो देखिए तृतीय भाग के अंतर्गत मुगल काल में बनी इमारतों को रखा जा सकता है। मुगलों ने भव्य महलों, किलों, विशाल द्वारों, मस्जिदों एवं बागों का निर्माण करवाया। तो मुगलों ने पैलेसेस, फोर्ट्स, गेट्स, मॉस्क्स और गार्डन्स बनवाए। मुगल शासकों ने व्यक्तिगत स्तर पर इमारतों के निर्माण में रुचि दिखाई, विशेषकर शाहजहां ने।
तो मुगलों ने बिल्डिंग्स बनवाए जिसमें खास करके शाहजहां का ज़्यादा नाम आता है। मुगल कला का आरंभिक रूप बागों के निर्माण में देखता है। तो मुगल्स जो है पहले वो बागों को बनवाने में ध्यान दिए, गार्डन्स, इसलिए है मुगल गार्डन। जो राष्ट्रपति भवन में था नाम बदल दिया गया, पहले था मुगल गार्डन, तो मुगलों ने बनवाया था। तो सबसे पहले मुगलों ने जो सुंदर जो है कुछ बनवाया, गार्डन्स, जितने भी फेमस गार्डन्स हैं, जैसे दिल्ली का मुगल गार्डन या श्रीनगर का, ठीक है, या और भी, ये सब उन्होंने मुगलों ने बनवाया। इसकी शुरुआत बाबर के द्वारा हुई। तो बाबर ने शुरुआत किया था बनवाना गार्डन्स। उसने अपनी आत्मकथा में औपचारिक रूप से बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। उसने उसमें अपनी जो आत्मकथा है तुजुके बाबरी, उसमें उसने लिखा है कि कैसे उसने बागों को प्लान किया, बनवाया। बाग दीवार से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित होते थे। तो जो गार्डन्स थे उनमें कैनाल्स से पानी जाता था और 4 पार्ट में उनको डिवाइड किया जाता था, चारों तरफ वॉल्स से घिरा होता था। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। तो 4 हिस्से में बटे होते थे इसलिए इनको 4 बाग भी कहते थे। कुछ सर्वाधिक सुंदर 4 बाग जैसे कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। तो जैसे मैंने कहा कश्मीर में है निशात बाग, ठीक है, बहुत फेमस श्रीनगर में, और आगरा में है, दिल्ली में है गार्डन, मुगल गार्डन जैसे है। तो ये सब जो है इनमें कुछ जहांगीर ने, कुछ शाहजहां ने बनवाए थे। मुगल स्थापत्य कला का व्यवस्थित एवं वास्तविक विकास अकबर के काल से शुरू हुआ, और मुगल आर्किटेक्चर यानी बिल्डिंग्स की जब हम बात करें तो उसका शुरुआत अकबर के समय में हुआ। अकबर द्वारा निर्मित इमारतों में इस्लामिक, हिंदू, बौद्ध, जैन तथा स्थानीय शैलियों का समावेश हुआ। अकबर ने जो बिल्डिंग्स बनवाए उसमें वो सभी तरह के उसने कैरेक्टरिस्टिक्स डलवाए, यानी इस्लामिक तो है ही, उसके अलावा हिंदू स्टाइल, बौद्ध स्टाइल, जैन और लोकल स्टाइल्स को भी उस वहाँ यूज़ किया गया, कंबाइन किया गया। उसने आगरा और फतेहपुर सीकरी में किले और महलों का निर्माण करवाया। तो आपने पढ़ा ही, आगरा और फतेहपुर सीकरी में किले हैं, महल बनवाए, रेड फोर्ट, बुलंद दरवाज़ा। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण इमारत बुलंद दरवाज़ा है। देखिए बुलंद दरवाज़ा आ ही गया। बुलंद दरवाज़ा है जो अर्ध गुंबद शैली में बना है। तो यहाँ कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी का सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है बुलंद दरवाज़ा, जो कि हाफ डोम स्टाइल में बना हुआ है। और नीचे फोटो आपको दिया गया है हुमायूं के मकबरे में स्थित 4 बाग। हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में, तो उसमें 4 पार्ट में बना हुआ बाग, 4 बाग उसको कहते हैं। तो ये दिखाया गया है उसका फोटो। हुमायूं का मकबरा भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है दिल्ली में।
तो इमारतों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया मुगल के समय। रेड सैंडस्टोन के बने हैं ज़्यादातर ये सब। साम्राज्य के विस्तार के साथ उसके संसाधन बढ़े। पेज आगे बढ़ गया क्या? हाँ नहीं ठीक है। तो ये जो मुगलों के समय जो बिल्डिंग्स बने इनमें रेड सैंडस्टोन का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। साम्राज्य के विस्तार के साथ उसके संसाधन बढ़े। अब जब मुगल में आपने पढ़ा, आपने बताया कि एक एम्पायर काफ़ी फैल गया मुगल एम्पायर, तो जैसे जैसे एम्पायर फैलता गया उसका इनकम बढ़ा, उसके रेवेन्यू बढ़े, और उससे तो उसमें आर्किटेक्चर का भी जो है स्टाइल काफ़ी डेवलप हुआ। जहांगीर के शासन काल के अंत में पूरी तरह से संगमरमर की इमारतें बनने लगी। तो जब जहांगीर का शासन का लास्ट फेज चल रहा था तो उस समय वो पूरी तरह से मार्बल्स का ही जो है बिल्डिंग्स बनवाने लगा, इतना पैसा हो गया था। इनकी दीवारों पर कीमती पत्थरों की नक्काशी की गई, ठीक है, प्रीशियस स्टोन से नक्काशी किया गया। हुमायूं और एतमद्दौला का मकबरा इसका एक अच्छा उदाहरण है। तो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है हुमायूं का जो है टोम्ब और एतमद्दौला का टोम्ब। इन दोनों मुगल कालीन इमारतों में एक नई शैली का सूत्रपात हुआ। तो इसमें एक नया तरह का स्टाइल यूज़ किया गया। तो यहाँ देखिए फोटो में आप देख सकते हैं हुमायूं का मकबरा बहुत खूबसूरत है, ताजमहल से वो कम खूबसूरत नहीं है। लोग ये फेमस कम हुआ लेकिन ये जो है बहुत खूबसूरत बना हुआ है, बल्कि उससे ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है। लेकिन ताज कौन? हुमायूं का मकबरा? हाँ 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 हाँ, नज़दीकी है। हाँ तो यहाँ देखिए, हाँ हाँ, देखिए हुमायूं के मकबरा में थोड़ा सा नया स्टाइल का ये यूज़ हुआ इन दोनों में, यानी हुमायूं के मकबरे में भी और एतमद्दौला का मकबरा जो है। तो इसका जो गुंबद है वो पूरी तरह मार्बल का बना हुआ है, बाकी सब देखिए रेड स्टोन का है, और जो खाली इसका जो डोम है वो मार्बल स्टोन का बना हुआ है। तो ये एक नया तरह का इन्होंने यूज़ किया था इसमें। और इसमें ऊंचा मेहराब युक्त प्रवेश द्वार का प्रयोग पहली बार हुआ। तो पहली बार हुमायूं के मकबरे में बहुत ऊंचा और आर्च गेट का यूज़, देखिए जिसे यहाँ आप देख सकते हैं इस फोटो में, तो जो उसका मेन गेट है मकबरे का वो देखिए काफ़ी ऊंचा है, उसमें ऊपर आर्च बना हुआ है। तो इस तरह से ऊंचे ऊंचे मेन गेट्स विथ आर्च का यूज़ इसमें शुरुआत हुआ पहली बार हुमायूं के मकबरे में, और आगे चल के सब में यूज़ हुआ। और एतमद्दौला के मकबरा में पहली बार पीतरा दूरा अथवा रंगीन पत्थरों से पच्चीकारी का प्रयोग किया गया। एतमद्दौला का मकबरा जो है उसमें दीवारों पर रंगीन पत्थरों से पच्चीकारी, उसको पीतरा दूरा इंग्लिश में कहते हैं। पूछा भी गया है कई बार सवाल पीतरा दूरा के बारे में। तो पीतरा ड्यूरा क्या होता है? जो दीवारों पर जो है हम कलर्ड स्टोन से उसको हम डेकोरेट करते हैं, उसको पीतरा ड्यूरा कहा जाता है। तो ये इसका प्रयोग पहली बार एतमद्दौला के मकबरे में किया गया। आगे चलकर हम इसका पूरा इस्तेमाल ताजमहल में जो आप देखते हैं पूरा पीतरा ड्यूरा का वर्क है, रंगीन कलर से दीवारों पर मार्बल्स पर पूरा जो है वर्क किया हुआ है, उसी को पीतरा ड्यूरा कहते हैं। तो आपको ताजमहल में बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलता है। एतमादुद्दौला नूरजहां का पिता था, जिसका प्रभाव जहांगीर के काल में नूरजहां के कारण बहुत अधिक रहा। तो जहांगीर जो कि नूरजहां से बहुत
प्यार करता था, उसकी पत्नी थी, तो उसका जो फादर था एतमादुद्दौला, तो वो उसका प्रभाव बहुत था, क्योंकि नेचुरल बात है, जहांगीर जो है नूरजहां से शादी किया था और उसका बाप था, तो इसलिए उसका जो मकबरा बना वो भी बहुत खूबसूरत बना, और नूरजहां के प्रयासों से ही यह मकबरा बना था। उसके फादर का मकबरा बनवाने में नूरजहां का एफर्ट था। शाहजहां के शासनकाल में मुगल कालीन भव्य इमारतों को बनाया गया। तो शाहजहां ने भी कुछ ग्रैंड बिल्डिंग्स बनवाए अपने समय में। यह काल अपेक्षाकृत शांत और अरे ठंडवा का है इतना करते नहीं करेंगे ना भैया तो गर्दा फिर और मेहनत लगता है, ऐसे जल्दी जल्दी हो जाता है। अच्छा, पापा को लगता है कि नहीं है गर्दा रहता है, इसीलिए डेली ही लगाने में फायदा रहता है। ऐसा बदरी करेगा तो देखा जाएगा, तो होता है। हाँ, तो शाहजहां का जो है समय काफ़ी शांत था, हमने पढ़ा है, और शासन के स्तर पर काफ़ी समृद्ध था। मतलब उस समय जो है सरकारी खजाने में काफ़ी पैसे होते थे, लेकिन यद्यपि जनता इस काल में ज़्यादा परेशान रही, क्योंकि सबसे अधिक अकाल इसी काल में हुए। तो आम जनता जो थी वो काफ़ी परेशान रही शाहजहां के समय, क्योंकि उस समय बहुत सा जो है कई बार अकाल और भूखमरी हो गई थी। इस समय बनने वाली भव्य इमारतों के पीछे एक तर्क यह भी दिया जाता था कि जनता को कठिनाइयों से निकालने के उद्देश्य से शाहजहां व्यापक स्तर पर इमारतों का निर्माण करवा रहा था, ताकि लोगों को लगातार काम मिल सके। तो मैंने बताया ही था आपको कि इस समय कई जो है परेशानियां आ गई थी, जैसे अकाल पड़ गए थे, ड्रॉट पड़ गए थे, तो लोगों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, तो उनको काम देने के लिए ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट जो है शाहजहां ने शुरू किए थे, ताकि लोगों को काम जो है चलता रहे, उनको खाने पीने के लिए मिलता रहे। इस काल में बनने वाली इमारतों में संगमरमर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया गया। इसमें जो है मार्बल का इस्तेमाल बहुत किया गया, और जिससे कि खजाना खाली हो गया था आगे चल के। इतना खर्च किया गया कि उसके बाद खजाना ही खाली हो गया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर में एतमादुल्ला का मकबरा का फोटो दिया है, वो भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है, और नीचे जो है ताजमहल का फोटो दिया गया है ऊंची जगह से। तो साथ ही स्तंभों तथा दीवारों पर रत्न जड़ित नक्काशी पित्रा द्यूरा का प्रयोग भी खूब किया गया। तो दीवारों पर या पिलर्स पर जो है बहुत बढ़िया कलर्ड जेमस्टोन से नक्काशी किया गया, जिसको पित्रा द्यूरा कहते हैं। इन दोनों के इस्तेमाल से निर्मित ताजमहल स्थापत्य कला का एक अभूतपूर्व उदाहरण है। तो पित्रा द्यूरा और मार्बल के इस्तेमाल करने से एक बहुत खूबसूरत जो है ताजमहल हमारा मॉन्यूमेंट बना। इसकी प्रमुख विशेषता उसका विशाल गुंबद तथा मुख्य भवन के चबूतरे के किनारे पर खड़ी 4 मीनारें हैं। तो जैसा आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि इसका जो मेन सुंदरता है वो उसके मेन डोम और अगल बगल 4 जो है मीनारें बनी हुई हैं रेक्टेंगुलर फाउंडेशन पे, वो उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं। संगमरमर के सुंदर झरोखे, जो झरोखे यानी जो विंडोज टाइप की बनी हुई हैं, जड़े हुए कीमती पत्थरों और उसमें जो स्टडेड स्टोन्स हैं दीवारों में, पिलर्स में, तथा छतरियों से इसकी सुंदरता बहुत बढ़ जाती है। और साथ ही जो अगल बगल छतरियां बनाई गई हैं देख सकते हैं, तो उससे जो है इस ताजमहल की खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है। यहाँ पित्रा द्यूरा का बगल में बॉक्स में डेफिनेशन दिया गया है कि उत्कीर्ण संगमरमर
अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाया गया सुंदर तथा अलंकृत नमूने, जो हम दीवारों पर कंप्रेस करके कलर्ड स्टोन्स के द्वारा जो डिज़ाइंस बनाए जाते हैं मार्बल या सैंड स्टोन पर, उसको पितरा द्यूरा कहते हैं। अभी कुछ खाना है आपको? तो दाल चावल और साग बनेगा, खा लीजिए ना। आगे देखते हैं। इसके अलावा इसके चारों तरफ लगाए गए सुसज्जित बाग से यह और भी प्रभावशाली, उसके आसपास जो डेकोरेटेड गार्डन है वो भी उसकी खूबसूरती को बढ़ाता है। इस काल में आगरा तथा दिल्ली में भव्य मस्जिदों का निर्माण भी करवाया गया। इसी समय आगरा और दिल्ली में भी कुछ बड़े सुंदर मॉस्क बनवाए गए। शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहानाबाद नामक नवीन नगर की स्थापना 1648 में की, जहां प्रशासनिक भवन के रूप में लाल किला का निर्माण करवाया गया। तो ये जो देखिए जो पुरानी दिल्ली का जो एरिया है उसको उस समय शाहजहां ने बनवाया था एक नए टाउन के रूप में शाहजहानाबाद, शाहजहां के नाम पर शाहजहानाबाद बनवाया 1648 में, और यहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग के रूप में रेड फोर्ट बनवाया गया था। यह नहीं, आगरा का किला जो है देखना पड़ेगा शायद, हाँ ठीक है, शाहजहां नहीं बनवाया। तो यह, हाँ शाहजहां नहीं बनवाया यह किला। हाँ हेलो, आवाज़ जा रही है? हाँ शाहजहां बनवाया था। हाँ क्योंकि देखिए बताया ना कि उस समय काम वाम कुछ था नहीं, बाकी लोग जो है पहले वो अपने प्रॉब्लम्स में, लड़ाइयों में जीतने में लगे रहते थे, तो उस समय इतना टाइम नहीं मिलता था इन चीज़ों पर ध्यान देने में। लेकिन शाहजहां और जहांगीर, खासकर शाहजहां का रेन बहुत पीसफुल रहा। तो उस समय न लड़ाइयाँ लड़नी थी, न ज़्यादा विद्रोह वगैरह को दबाना था, ठीक है, न ज़्यादा रिवोल्ट हो रहे थे या लोग साजिश। तो उस समय जो है ये लोग आराम से ये सब बनवाने में एक अपने शासन को वो जितना खूबसूरत दुनिया को दिखाना चाहते थे उसमें लगे हुए थे। तो इसीलिए ये लोग डेकोरेट करने में एम्पायर को लगे हुए थे। तो यह किला लाल बलुआ पत्थर से बना है, रेड सैंडस्टोन से बना है रेड फोर्ट, जो अपने निर्माण काल से शक्ति और सत्ता का केंद्र बना हुआ है। तो जब से रेड फोर्ट बना है तब से कल से आपका अनार जाएगा। है? अनार छिला हुआ था, खाए नहीं थे, खा लीजिए। तो जो है ये रेड सैंडस्टोन से बनाया गया रेड फोर्ट, और जब से रेड फोर्ट बना है ये पावर का सेंटर बना हुआ है, यानी गवर्नमेंट का जो है सेंटर बना हुआ है। शाहजहां के काल में निर्माण कार्य अनवरत रूप से चलते रहे, यानी लगातार बिना रुके, यानी शाहजहां के पीरियड में काफ़ी कंस्ट्रक्शन हुआ, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में, क्योंकि उस समय ये दोनों ही मेन टाउन होते थे
पहले से था आगरा और बाद में दिल्ली। उसने सबसे अधिक ध्यान सार्वजनिक और निजी सभा कक्षों के निर्माण पर दिया। तो जो पब्लिक यूज़ के लिए या पर्सनल यूज़ के लिए जो हॉल्स का इस्तेमाल किया जाता था उन पर फोकस किया। जैसे यहाँ दीवाने आम और दीवाने खास। तो दीवान कहते थे हॉल को, ठीक है, आज का दीवान नहीं समझिएगा। दीवान कहते थे जो हॉल होते थे बड़े बड़े। हाँ, हम्म। तो जैसे था दीवाने आम, अरे हॉल का मतलब जैसे उसी में दरबार लगता था ना उनका। हाँ, तो दीवान ए आम यानी आम लोगों के लिए जहाँ, यानी जहाँ आम जनता जमा होती थी और उनका उससे दरबार लगता था उनके लिए, उसको नाम दिया दीवान ए आम। और दूसरा है दीवान ए खास, जहाँ खास यानी कि जैसे जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे, ठीक है, तो या कुछ खास लोग जैसे बड़े विद्वान मौलवी वगैरह हुए, संत वगैरह हुए, इन सब से जहाँ बैठ के डिस्कशंस होते थे उसको दीवाने खास कहते। तो इन पर जो है दीवाने आम और दीवाने खास, जैसे जहाँ भी जनता के साथ डिस्कशन के लिए हॉल बने होते थे उसको दीवाने आम कहते थे, समझ गए ना। और जहाँ खास लोगों जैसे ऑफिसर्स के साथ, स्कॉलर्स के साथ, म्यूजिशियंस, पेंटर्स, आर्टिस्ट, इन सब के साथ जहाँ बैठक होती थी वहाँ उसको दीवाने खास कहते थे। तो इनको बनवाने पर उसने बड़ा ध्यान दिया शाहजहां ने। और निर्माण में इस बात पर ध्यान दिया गया कि बादशाह के बैठने का आसन ऊंचा हो ताकि सभी का ध्यान उसके तरफ रहे। तो ये जो दीवाने आम या दीवाने खास बनाए जाते थे, इसमें बादशाह का जो आसन होता था बहुत ऊंचा बनाया जाता था जिससे सभी लोग उस तरफ देखते रहे और बादशाह भी सब तरफ नजर रख सके। उसके सिंहासन के पीछे पितरा द्यूरा का जो काम किया गया उसमें चित्रकारी भी शामिल। और उसके सिंहासन के पीछे का जो एरिया दीवार होती थी उस पर चित्रकारी से सजाया जाता था। पितरा द्यूरा का काम पच्चीकारी होता था। यह उसकी शक्ति, न्यायप्रियता और पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि इत्यादि का आभास कराने के उद्देश्य से था। तो ये इस तरह से इसलिए बनाया जाता था ताकि लोग उसको देख के उसके पावर को समझें, उसके फेयर होने को समझें कि वो न्यायप्रिय है और इस धरती पर ईश्वर का रिप्रेजेंटेटिव है। ये दिखाने के लिए इस तरह से बनाया जाता था। औरंगजेब के शासन काल में स्थापत्य कला का विकास शिथिल पड़ गया। देखिए नेचुरल बात है, औरंगजेब को इन सब के लिए समय नहीं था। उसको वो फिर से अपना एम्पायर फैलाने में लग गया था, लड़ाई लड़ने में लग गया था, बहुत सारे रिवोल्ट्स हो रहे थे, उनको कुचलने में लग गया था। तो उसके पास इन सब चीज़ों के लिए समय नहीं था। तो औरंगजेब के समय में ये सब ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ। आगे लिखा है देखिए, वस्तुतः उसका शासन अपने पूर्ववर्ती की अपेक्षा अशांत रहा। उसका जो पीरियड था वो शाहजहां के मुकाबले काफ़ी डिस्टर्ब था।
उसे निरंतर आंतरिक विद्रोहों का सामना करना पड़ा, कई बार रिवोल्ट्स हुए अंदर एम्पायर में। साथ ही साम्राज्य को नुकसान पहुंचाने वाले कई कारक उसी काल में उभर कर सामने आए। कई जगह से लोग जो है ना, देखिए जैसे कंधार से उधर वो कर लिया था, अपने आप को आज़ाद कर लिया था, ट्राइबल लोग रिवोल्ट कर रहे थे, मराठा इधर रिवोल्ट कर रहे थे, शिवाजी वगैरह। तो पंजाब में सिख लोग उसके खिलाफ थे। तो इसलिए उसको इस सब का समय नहीं मिला बनवाने करने का कुछ। यहाँ देखिए नीचे फोटो दिया हुआ है, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा। तो मनेर में भी मकबरा जो है बना हुआ, बहुत फेमस है, पूछा भी गया है बहुत बड़ा। औरंगजेब ने लाल किला में मोती मस्जिद एवं अपनी पत्नी की याद में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीवी का मकबरा बनवाया। अच्छा, लेकिन यह इमारत मुगल काल के उस भव्यता को प्रदर्शित नहीं करते जो उसकी विशेषता थी। तो औरंगजेब ने थोड़ा बहुत, जैसे मोती मस्जिद है, हम लोग सोचते थे कौन बनवाया, कभी कोई बताता नहीं था। हम लोग देखते थे अक्सर मोती मस्जिद दिखता है लाल किले में। और महाराष्ट्र का फेमस था बीवी का मकबरा, ये भी औरंगजेब ने अपनी पत्नी की याद में। लेकिन ये सब जो है उतना ग्रैंड लेवल पे नहीं बना, बहुत खूबसूरत नहीं बनवाया, क्योंकि उस समय मैंने बताया कि उसका इंटरेस्ट नहीं था इन चीज़ों में, तो वैसा बहुत खूबसूरत नहीं बनाया गया। मुगल शैली का बिहार में सबसे सुंदर उदाहरण 1617 में निर्मित शाह दौलत का मनेर स्थित मकबरा है, जिसे जहांगीर के समय में बिहार के प्रांतपति इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। तो बिहार में जो मुगल के समय सबसे सुंदर बिल्डिंग बना वो है मनेर में शाह दौलत का मकबरा, जो 1617 में बिहार के उस समय जो सूबेदार था इब्राहिम खां काकर, उसने बनवाया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। इसमें अकबर कालीन मुगल शैली की सभी विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। इसमें अकबर के समय का जो भी उस समय आर्किटेक्चर का खूबसूरती था वो यहाँ दिखता है इसमें। मुगल वास्तुकला की शैली और परंपरा 18वीं और 19वीं शताब्दी में नवोदित राज्यों के संरक्षण में जारी रहा। तो मुगलों के समय का जो स्टाइल था आर्किटेक्चर का, वो आगे चल के जब रीजनल स्टेट्स भी उभरे तो उनमें भी ये कंटिन्यू रहा वही स्टाइल। इसका एक अच्छा उदाहरण अवध के नवाबों द्वारा लखनऊ में निर्मित इमारतें हैं। लखनऊ में जो बाद में नवाबों ने बनाया, तो उन्होंने भी मुगल स्टाइल में ही इसको बिल्डिंग्स को बनवाया। जैसे लखनऊ का इमाम बाड़ा है। अब यहाँ देखिए नीचे नवाब लोग ही बनवाए हैं, ये बाद में नवाब लोग बनवाए हैं। जब लखनऊ के नवाब हो, वो लोग लखनऊ में अवध के हो गए थे नवाब सब। देखिए सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा, फोटो भी दिया गया यहाँ। बिहार के सासाराम में 3 मकबरों का निर्माण 16वीं सदी में शेर शाह और उसके पुत्रों द्वारा करवाया गया। तो
शेर शाह और उसके बेटों ने जो है यहाँ 3 मकबरे बनवाए, जो है सासाराम में। इसमें शेर शाह का मकबरा जो अफगान शैली में निर्मित है, स्थापत्य कला में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। तो पहला जो फैक्ट है याद रखने का शेर शाह के मकबरे के बारे में कि अफगान स्टाइल में बना हुआ है। यह अफगान शैली का संपूर्ण भारत में सबसे अच्छा उदाहरण है। अफगान स्टाइल का बेस्ट एग्जाम्पल है पूरे इंडिया में। यह इमारत 1545 में बनकर तैयार हुआ। 1540 में लगता है मरा था, 40 के आसपास, 39-40 में, और 45 में बन के तैयार हुआ शेर शाह का मकबरा। कि 45 में ही मरा था, डेट याद नहीं मुझे। कालिंजर की लड़ाई में मरा था, लड़ते लड़ते जख्मी। झील के मध्य स्थित अष्टकोणीय आकार का यह मकबरा चौकोर चबूतरे पर बना है, जिसके चारों ओर सीढ़ियां हैं। तो ये जो मकबरा बना है शेर शाह का, ये ऑक्टागोनल शेप में है, जैसा आप देख सकते हैं, ऑक्टागन के शेप में है। और ये बड़े रेक्टेंगुलर फाउंडेशन पर बना हुआ है, जैसा आप देख रहे हैं, रेक्टेंगुलर बेस है इसका। चारों डायरेक्शन में सीढ़ियां बनी हुई हैं। एक सीढ़ी सामने आपको नजर आ रही है, और ये झील के बीच में बना हुआ है। इसकी छत भव्य गुंबद है, और इसका जो रूफ है वो एक बड़ा शानदार डोम बना हुआ है। जो अपने संतुलित रूप और सादगी के लिए जाना जाता है। यानी इसको जो है बड़े बैलेंस्ड वे में बनाया गया, और सिंपल है बहुत। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा इसमें काम करके सुंदरता, सजावट ये सब किया गया है। बहुत सिंपल इसका कंस्ट्रक्शन है। लेकिन कभी कभी सिंपल चीज़ें भी बड़ी खूबसूरत लगती हैं, आप जानते हैं। शेर शाह ने इसे अपने जीवन काल में निर्मित करवाया। अच्छा, शेर शाह ने खुद ही बनवाया अपना मकबरा।
यह इमारत तुर्क अफगान स्थापत्य और मुगल स्थापत्य कला, जिसके विषय में आपने पढ़ा, के बीच संपर्क बिंदु है। तो ये जो है इसका स्टाइल जो है बनाने का, ये दोनों का एक तरफ जो टर्को अफगान स्टाइल था और उसके बाद आया मुगल स्टाइल, उनके बीच का लिंक था ये। इसने मुगलों द्वारा निर्मित भव्य इमारतों के लिए एक मजबूत रूपरेखा पेश की थी। आगे चलकर जो मुगलों ने बनाया उसके लिए इसने एक फाउंडेशन तैयार किया था, यानी इससे इंस्पायर होके मुगल आर्ट आगे डेवलप हुआ। इस मकबरे की संपूर्ण विशेषता को मुगलों ने अपनी इमारतों में अपनाकर उसे विकसित किया। उन्होंने कहा कि इससे इंस्पायर होकर आगे मुगल स्टाइल डेवलप हुआ। शेर शाह का मकबरा बिहार को स्थापत्य कला के क्षेत्र में भारत में एक विशिष्ट पहचान दिलाता है। तो आर्किटेक्चर में इंडिया में एक शेर शाह के मकबरे के कारण बिहार का एक खास जगह हो जाता है। इस तरह ये चैप्टर हमारा आर्ट आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ ख़त्म हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को लेंगे, उनकी है शहर व्यापारी एवं कारीगर। तो इसमें हम शहरों का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ मिडिवल इंडिया में, और ट्रेड कैसे डेवलप हुआ, और आर्टिस्ट्स वगैरह कैसे कैसे डेवलप हुए। इसमें पटना शहर के बारे में भी हम जानेंगे कैसे डेवलप हुआ। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर लेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर। मैंने आपको क्वेश्चन बैंक वगैरह दिया था, उसमें देख लेंगे इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो आर्ट आर्किटेक्चर से जुड़ा हुआ। उसमें देख लेंगे, चैप्टर वाइज होगा। तो आर्ट आर्किटेक्चर से जुड़े हुए क्वेश्चंस को आप उसमें, मिडिवल का नहीं दिए थे? अच्छा ठीक है, उसको होगा तो हम भेज देंगे आपको।